गुड इवनिंग फ्रेंड्स, गुड इवनिंग सभी को। नमस्ते, गुड इवनिंग। सो वी हैव एबीएम मॉड्यूल बी टॉप एमसीक्यूज। ठीक है, हाई प्रायोरिटी एमसीक्यूज हैं, रिकॉर्ड क्वेश्चंस हैं, या जो लगते हैं कि पूछे जाने के पूरे चांसेस हैं, उनको हमने यहाँ रखा हुआ है। गुड इवनिंग सभी को। मॉड्यूल ए करवा दिया था, पीडीएफ आपकी ऐप पर भी अवेलेबल है और जो है टेलीग्राम पर भी अवेलेबल है। ठीक है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, CIB विद अशोक नाम से टेलीग्राम सर्च करिए। 54 के ऐसे सब्सक्राइबर हैं, 54,000 के आसपास में, ज्वाइन कर लीजिए। आपको रिकॉर्ड क्वेश्चन या टॉपिक जो भी शेयर किए जाएंगे फ्रेंड्स द्वारा, वो टेलीग्राम पर मिल जाएंगे, आपको वहां फायदा हो जाएगा। ओके, चलिए, क्वेश्चन रिपीट होते हैं। यस, पुराने क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, पुराने क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, यानी कि जो पहले आए हुए हों। नहीं, डिफरेंट है सर। मॉक टेस्ट में ये चीजें हो सकता है टॉपिक हो, लेकिन क्वेश्चन नहीं है ये सेम। ठीक है, तो क्वेश्चन रिपीट होते हैं। इवन मॉर्निंग शिफ्ट वाला शाम वाली शिफ्ट में भी पूछा जाता है। चलिए, बहुत अच्छे सर, 66 मार्क्स है, गुड मार्क्स है। और सर अभी उसमें मॉक टेस्ट में मैंने विदाउट ऑप्शन वाले नहीं रखे हैं, ऐड कर देंगे आगे के जो मॉक टेस्ट बनाएंगे हम लोग। ठीक है, केस स्टडी हमारे सामने। बैंक एबीसी हैज प्रपोज्ड अ लार्ज स्केल बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग। Their HR department is undertaking recruitment and fast track promotions using different methods and technique of performance appraisal, assessment of potential candidate, etc. They plan to adopt proper performance appraisal plan shortly. The head of HR department has to decide on the plans, approaches and tools for this purposes. ठीक है, ये ब्ला 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 लिखा होता है, जिसका हमारे केस स्टडी से कोई खास मतलब नहीं होता है। थ्योरी वाली से क्वेश्चन ये है, पहला क्वेश्चन है, द एचआर डिपार्टमेंट कैन यूज मैग्रेगर्स परफॉर्मेंस अप्रेजल प्लान। तो यहाँ एचआर डिपार्टमेंट यदि चाहे तो मैग्रेगर्स परफॉर्मेंस अप्रेजल प्लान को यूज कर सकता है, यानी कि कैंडिडेट जो है उनकी परफॉर्मेंस का अप्रेजल करना है तो वो मैग्रेगर्स का परफॉर्मेंस अप्रेजल प्लान यूज कर सकते हैं। और इससे तीन जो है नीड्स उनकी पूरी हो जाती हैं, डिपार्टमेंट की, ऑर्गेनाइजेशन की तीन नीड्स पूरी हो जाती हैं। कौन कौन सी तीन नीड्स पूरी होंगी मैग्रेगर्स परफॉर्मेंस अप्रेजल प्लान यूज करने की वजह से? जो मैंने ऐसे चैप्टर वाइज आपको एमसीक्यू पढ़ाए हैं, फ्रेंड ध्यान दीजिएगा, जो मैंने आपको चैप्टर वाइज एमसीक्यू पढ़ाए हैं उसमें से क्वेश्चन मॉक टेस्ट में नहीं रखे हैं। ये जो टॉप एमसीक्यू पढ़ा रहा हूं ये भी मॉक टेस्ट में मैंने नहीं रखे हैं। मैंने कोशिश की है कि आप कुछ नया सीखो, कुछ रिलेटेड सीखो। ओके, ये पर्पज नहीं है कि मैंने जो कुछ भी पढ़ाया हुआ है क्लास में उसी के क्वेश्चन रख दें। हाँ, ये है कि भाई देखो, एक प्रॉब्लम ये होती है, मेरी मजबूरी है। क्या मजबूरी है? मैं मैस्लो ऑफ हायरार्की नीड्स के थ्योरी यहाँ पढ़ा रहा हूँ, तो वो मुझे वहां रखना जरूरी हो जाता है, क्योंकि उससे क्वेश्चन आते हैं। तो वहां पर हो सकता है ये क्वेश्चन रखकर कुछ और रखूं, पर टॉपिक हो सकता है कि सेम हो, और कहाँ जाऊंगा मैं, ये भी प्रॉब्लम है ना भाई एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। जजमेंटल, डेवलपमेंटल एंड काउंसलिंग बाय सुपीरियर, ये तीन रिक्वायरमेंट्स, तीन जरूरतें पूरी हो जाती हैं। ठीक है, ये तीन नीड है, जजमेंटल, डेवलपमेंटल और काउंसलिंग बाय सुपीरियर। जजमेंटल में सैलरी इंक्रीज, ट्रांसफर एंड प्रमोशन। डेवलपमेंटल में टेलिंग एन एम्प्लॉय हाउ ही इज डूइंग एंड सजेस्टिंग चेंज इन हिज स्किल, एटीट्यूड, बिहेवियर। और काउंसलिंग में गिविंग फीडबैक एंड अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम फॉर पुअर परफॉर्मेंस। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 है उसी की स्टडी में, which one of the following method is not a current method ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल? परफॉर्मेंस अप्रेजल के ट्रेडिशनल मेथड हैं। ऐसा है सौरभ सर। ठीक है, which of the following method is not current method ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल? इनमें से कौन सा जो है करंट मेथड नहीं है परफॉर्मेंस अप्रेजल का? ट्रेडिशनल मेथड होते हैं फ्रेंड्स और करंट मेथड होते हैं।
तो ये फ्रेंड्स फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन मेथड जो है ट्रेडिशनल में आता है असेसमेंट सेंटर, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, एमओबी बोलते हैं, असेसमेंट सेंटर वर्कशॉप, और ह्यूमन एसेट अकाउंटिंग मेथड। ये सारे जो है करंट या आधुनिक तरीके हैं, है ना, मॉडर्न मेथड बोल देते हैं इसे। तो मॉडर्न मेथड्स ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल में असेसमेंट सेंटर वर्कशॉप, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, ह्यूमन एसेट अकाउंटिंग मेथड, बिहेवियरली एंकर्ड रेटिंग सिस्टम, 360 डिग्री अप्रेजल और 720 डिग्री अप्रेजल, ये सारी चीजें मॉडर्न मेथड्स में आती हैं, इतने सारे 6। द हेड ऑफ एचआर हैज ऑप्शन ऑफ यूजिंग असेसमेंट सेंटर, मतलब ये बोल रहे हैं कि हेड ऑफ एचआर डिपार्टमेंट चाहे तो वो असेसमेंट सेंटर अप्रोच को यूज कर सकता है। असेसमेंट सेंटर क्या होता है? अप्रेजल मेथड है, तरीका है। असेसमेंट सेंटर, पर्पज ऑफ एन असेसमेंट सेंटर इज टू अचीव व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग, या व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। असेसमेंट सेंटर का पर्पज क्या है, क्या अचीव करना चाहता है? सौरभ सर, प्रायोरिटी सेक्टर में जो अपडेट आए हैं वो अभी आपके जून वाले एग्जाम के लिए एप्लीकेबल नहीं है, इसीलिए वो गाइडलाइन चल जाएंगी। जो अपडेट्स आए हैं वो इधर आए हैं 2025 में, और वो दिसंबर के एग्जाम में काम आएंगे, इसीलिए उसको रिव्यू नहीं किया गया है। तो असेसमेंट सेंटर का पर्पज होता है मेजरिंग द पोटेंशियल ऑफ कैंडिडेट फॉर हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी, असेसिंग द ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट नीड्स, सेलेक्टिंग कैंडिडेट इन कैंपस रिक्रूटमेंट। ये 3 चीजें होती हैं। मिनिमाइजिंग बायस इन असेसमेंट, ये जो है इसका पर्पज नहीं होता है। तो ये फ्रेंड्स जो है 1 2 3 असेसमेंट सेंटर ये 3 चीजें अचीव करना चाहता है। पोटेंशियल मतलब हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए कैंडिडेट में क्षमता है या नहीं, ट्रेनिंग और डेवलपमेंट की कितनी नीड है, और कैंपस रिक्रूटमेंट में कैंडिडेट सेलेक्ट करने में भी मदद करता है। Which one of the following is not a step in evaluation process to be done by HR for deciding methods for appraisal? ठीक है, तो बोल रहे हैं कि मेथड ऑफ अप्रेजल को आपको सेलेक्ट करना है। आपको ये सोचना है कि कौन सा मेथड ऑफ अप्रेजल हमारे काम का रहने वाला है। तो उसके मूल्यांकन की जो प्रक्रिया होती है उसमें कौन सा स्टेप नहीं आता है। ठीक है, जैसे हमारे पास बहुत सारे मेथड, अभी मैंने आपको बताया कि हम 360 डिग्री, 720 डिग्री, असेसमेंट अप्रोच, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, अकाउंटिंग अप्रोच, ये सारे अप्रोच यूज करते हैं। इनमें से कौन सा अप्रोच बेहतर होगा ये डिसाइड करने के लिए आपको एक मूल्यांकन की प्रक्रिया दी गई, इसमें सर्टेन स्टेप्स होते हैं। तो कौन सा स्टेप नहीं आता है उस प्रक्रिया में? यस, इंश्योरिंग स्टैंडर्ड सेट आर इजिली अचीवेबल, तो ये नहीं होना चाहिए। परफॉर्मेंस का स्टैंडर्ड सेट करिए कि जो हम अप्रेजल मेथड चूज करेंगे उसकी परफॉर्मेंस का स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए। परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड को कम्युनिकेट किया जाना चाहिए एम्प्लॉय को, और बेंचमार्क जो है उससे रिजल्ट को कंपेयर करना चाहिए। ये सारी चीजें जो है, और ये चीज नहीं होती है। सर आप मोबाइल में मॉक टेस्ट दे सकते हैं, लेकिन आपको ना फील नहीं आएगा सर। वो मतलब जो एक बात होती है ना एग्जाम सेंटर वाली, असली मजा एग्जाम सेंटर वाला अगर आपको चाहिए सर, तो लैपटॉप डेस्कटॉप यूज करिए, किसी का उधार मांग लीजिए, वहां चले जाइए सर, जो है जो 10 रुपए 20 रुपए लेकर के जो है लैपटॉप वगैरह चलाने के लिए, क्या बोलते हैं, मुझे अब नाम भी नहीं याद रहा। The head of HR has to ensure that the specific objectives of the appraisal system do not include, मतलब
अप्रेजल सिस्टम का जो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होता है वो क्या चीज नहीं इंक्लूड करता है? मेंटेनिंग इन्वेंट्री ऑफ द टैलेंट, आइडेंटिफाइंग एंड मीटिंग ट्रेनिंग नीड्स, प्रोवाइडिंग डेटा फॉर प्रमोशन एंड रोल इनरिचमेंट, आइडेंटिफाइंग एम्प्लॉय हु शुड बी आस्क्ड टू लीव। तो आपको पता करना है कि अप्रेजल सिस्टम का जो ऑब्जेक्टिव होता है इसमें से क्या नहीं होता है? साइबर कैफे, यस साइबर कैफे जा सकते हैं, करेक्ट। जब IBPS की तैयारी करते थे सर तब जाया करते थे जो है हम भी। हाँ ऑब्वियसली इसमें देखो पता है क्या, HR मतलब अप्रेजल सिस्टम में कभी ये नहीं कहा जाएगा भाई कि तुम अप्रेजल करने का मतलब ये होता है कि किसने अच्छा परफॉर्म किया, किसने खराब परफॉर्म किया। ये थोड़ी ना कि किसको किसको नौकरी से निकालना है, दैट्स नॉट गोइंग टू बी एन ऑब्जेक्टिव। ठीक है, ये हो गया फ्रेंड। देखिए अब जो कहानी आपको बताई गई और जो क्वेश्चन पूछे गए उनका आपस में कोई लेना देना नहीं है, आप ध्यान देंगे अगर तो, है ना। Which one of the following attributes of the HR professional will be classified as managerial? हाँ राहुल सर बिल्कुल पूरा प्रयास किया है कि आपको रियल एग्जाम वाला फील आ जाए। उसमें दो मोड हैं, एक नॉर्मल और एक रियल एग्जाम। रियल एग्जाम वाला आप ट्राई करिए, वो एकदम एग्जाम वाला ही है, बस उसकी एक ही प्रॉब्लम है कि वो दोबारा नहीं दिया जा सकता है। और उसी सेम मॉक टेस्ट को नॉर्मल व्यू में रखा है कि अगर मान लो आपको प्रैक्टिस करना है, दोबारा अटेंड करने का दिल करे तो उसके लिए सेम मॉक टेस्ट वहां अटेंड करिए। तो इनमें से कौन कौन से एट्रीब्यूट है HR प्रोफेशनल को जिनको मैनेजरियल की कैटेगरी में रखा जाता है? तो ये फ्रेंड्स होता है ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी, जो है मैनेजरियल की कैटेगरी में रखा जाता है। ललित सर फुल मॉक टेस्ट अवेलेबल है सर। देखिए प्रीक एंड राव के हिसाब से क्रिटिकल एट्रीब्यूट जो HR प्रोफेशनल के अंदर होनी चाहिए उसमें से टेक्निकल रोल होते हैं, फिर मैनेजरियल होते हैं और फिर पर्सनालिटी से रिलेटेड रोल मतलब होते हैं, ठीक है, एट्रीब्यूट होते हैं। तो मैनेजरियल में ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी, सिस्टम डेवलपमेंट स्किल्स आती है, ठीक है। टेक्निकल में अगर देखेंगे आप तो नॉलेज ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम, ये सारी चीजें आ जाती हैं। और अगर जो है पर्सनालिटी में देखेंगे तो इनिशिएटिव, इमेजिनेशन एंड क्रिएटिविटी, कंसर्न फॉर एक्सीलेंस, ये सारी चीजें आती हैं, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन पूछा इन्होंने, ये पूछा प्रीक एंड राव ने, जो HR के रोल हैं उसमें टेक्निकल है ना और मैनेजरियल और पर्सनालिटी तीन होते हैं, उनमें से क्वेश्चन पूछ लिया था इन्होंने। Which one of the following aspects should be considered during task analysis before conducting the training in an organization? किसी ऑर्गेनाइजेशन में ट्रेनिंग करवाने से पहले टास्क एनालिसिस के तहत किस चीज को ध्यान में रखने की जरूरत है? आप ट्रेनिंग करवाना चाहते हैं टास्क एनालिसिस के तहत, तो पहले क्या चीज कंसीडर करके चलेंगे? ऐसे इंडिविजुअल ढूंढे जिनको ट्रेनिंग की जरूरत है, जो एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी उसमें क्या कमियां हैं, फीडबैक सिस्टम में क्या इनफेक्टिवनेस है, या एरियाज जहां पर ट्रेनिंग की जरूरत है। तो किस पर आप जो है ध्यान देंगे? तो टास्क एनालिसिस के तहत आप ट्रेनिंग करवाएं उससे पहले आपको ये देखना होगा कि किन एरियाज में ट्रेनिंग की जरूरत है। लोगों को नहीं, किन एरियाज में, किस फील्ड में, किस सेक्टर में, है ना, किस फंक्शनलिटी में हमें ट्रेनिंग की जरूरत है, उस पर हमें विचार करने की जरूरत होती है। According to Hertzberg, which are some of the factors which do not significantly motivate the employees?
but their by their presence, but their absence causes serious dissatisfaction. तो हर्ट्जबर्ग थ्योरी जो है मोटिवेशन हाइजीन थ्योरी है। तो जो हाइजीन फैक्टर होते हैं उनकी खासियत होती है कि अगर वो रहेंगे तो कोई खास मोटिवेशन आपको नहीं मिलेगा, लेकिन अगर नहीं रहेंगे तो बहुत ज्यादा परेशानी, डिससेटिस्फैक्शन हो जाएगा। एक उदाहरण इसका सैलरी होती है। सैलरी सैलरी आपको मोटिवेट नहीं करती। सैलरी आपको हर महीने मिलनी है, आपको पता है मैं काम करूंगा मुझे सैलरी मिलेगी, तो ये हाइजीन फैक्टर है, आपको मोटिवेशन नहीं दे रहा है। लेकिन अगर सैलरी ना मिले, सैलरी मिलती है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आई एम नॉट गेटिंग गोइंग टू गेट मोटिवेटेड, लेकिन अगर ना मिले तो आफत है, मैं नौकरी पे जाना छोड़ दूंगा, लाइक दैट। ओके, तो उसी तरीके से ये आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन कौन से फैक्टर ऐसे हैं। तो ये फ्रेंड तीनों के तीनों फैक्टर जो है आपके हाइजीन के ही फैक्टर होते हैं। अगर जॉब की सिक्योरिटी है तो आप मोटिवेटेड नहीं फील करेंगे, लेकिन अगर नहीं रहेगी जॉब सिक्योरिटी तो परेशान होंगे। स्टेटस का भी सेम है, वर्किंग कंडीशन का भी सेम है। अब ऑफिस जाते हैं, राजस्थान में पोस्टेड है और पंखा भी अगर नहीं चल रहा है तो ये कहीं ना कहीं जो है आपको डिमोटिवेट करेगा। वर्किंग कंडीशन है ना, वर्किंग कंडीशन अच्छी है तो कुछ ऐसा नहीं है कि कोई खास मतलब मोटिवेशन आएगा, लेकिन नहीं अच्छी है तो भाई गड़बड़ होगी ना। तो ये हाइजीन या मेंटेनेंस फैक्टर कहलाते हैं। हियर इज द लिस्ट, जो है पूरी लिस्ट है यहाँ। सैलरी, जॉब सिक्योरिटी, पर्सनल लाइफ, वर्क कंडीशन, स्टेटस, इंटरपर्सनल रिलेशन, ये सारी चीजें, सबऑर्डिनेट, टेक्निकल सुपरविजन, कंपनी पॉलिसी एंड एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है। स्टेटस और भौकाल, कंपनी में आप जाते हैं, ठीक है, आपका जलवा बना हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जलवा नहीं बना है, हर कोई आपको गलत नजर से देख रहा है, आ गए, नॉट बैड, नॉट गुड, है ना, तो आपको फील होगा अरे यार। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है सर? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? ओके, वेज, सैलरी और रेन्यूमरेशन ऑल मीन द सेम. Reward linked to the performance generally improve the motivation level of employees. It is not necessary to give market linked wages to employees. They may otherwise continue because of lack of alternative job. Uniform wage structure help in improving the performance. चार बातें लिखी गई हैं, आपको बताना है कि इनमें से कौन से स्टेटमेंट सही हैं। देखो, पहले वेजेस, सैलरी और रेन्यूमरेशन सबका एक ही मतलब होता है? नहीं, इंटरचेंजेबली। ध्यान करिए, जब मैंने पढ़ा था कि ये इंटरचेंजेबली यूज होते हैं, लेकिन इनका मतलब सेम नहीं होता है। ठीक है, वेजेज किसी के लिए, सैलरी किसी के लिए, रेन्यूमरेशन किसी के लिए। तो ये गलत हो गया, तो अगर गलत हो गया तो ये हट गया और ये हट गया यहां से। ठीक है, दो हटा दिए हमने, अब सिर्फ आंसर बी और डी हो सकता है। अब चौथा स्टेटमेंट चेक करिए, यूनिफॉर्म वेज स्ट्रक्चर हेल्प इन इंप्रूविंग द परफॉर्मेंस। सबको एक जैसी सैलरी दी जा रही, सबको एक जैसी सैलरी, चाहे तुम 8 घंटे मरो और चाहे 18 घंटे मरो, तुमको सेम सैलरी दी जा रही है, तो क्या परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी? आप बताएं। मेरे ख्याल से नहीं, तो यहां पर बड़ी गड़बड़ हो जाती है, तो चौथा स्टेटमेंट भी गलत हो जाता है। सो यहां पर फ्रेंड्स केवल दूसरा स्टेटमेंट सही है, द रिवार्ड लिंक टू द परफॉर्मेंस जनरली इंप्रूव्स द मोटिवेशन लेवल ऑफ द एम्प्लॉय। आपकी परफॉर्मेंस से अगर रिवार्ड को जोड़ा जाए, आपकी मेहनत को सराहा जाए, तो फिर आप जो है मोटिवेट होते हैं। दिस इज करेक्ट। बाकी सारे स्टेटमेंट यहां पर गलत हो जाते हैं। ऐसे क्वेश्चंस रखते हैं सर, ये आईआईबीएफ के क्वेश्चंस हैं, मैं अपनी तरफ से नहीं डिजाइन कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 10, स्टाफिंग इज ए प्रोसेस ऑफ हायरिंग क्वालिफाइड एम्प्लॉइज एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम टू अचीव डॉट डॉट। तो स्टाफिंग जो प्रक्रिया होती है, क्वालिफाइड लोगों को हायर करते हैं, एम्प्लॉय को हायर करते हैं राइट प्लेस पर, राइट टाइम पर, ताकि हम क्या अचीव कर सकें? टारगेट सेल्स, टारगेटेड सेल्स गोल, जो हमारे सेल्स का जो गोल है वो इंडिविजुअल व्यक्ति का कैरियर के गोल अचीव किया है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अचीव की जा सके, या ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स अचीव किया जा सके। कोई बात नहीं सर,
कल वाले मॉड्यूल ए के क्वेश्चन कैसे थे सर, बताएं मुझे। जो है कल जो मैंने पढ़ाया था आपको, हाउ वाज द क्वेश्चंस, लेवल कैसा था? अब इसमें तो आंसर दिख ही रहा होगा, मतलब थोड़ा सा एक कॉमन सेंस भी जो है कॉमन रखा जाए तो आंसर आसानी से किया। कुछ क्वेश्चन के, मैं सारे के नहीं कह सकता हूँ, लेकिन कुछ क्वेश्चन में लगता है कि हाँ सोचा जाए तो आंसर किया सकता है। ठीक है सर, थैंक यू सो मच तारीफ के लिए। Which one of the following is said to be the main focus of OB, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर? ऑर्गेनाइजेशनल का बिहेवियर जो होता है सर, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, उसका मेन फोकस क्या होता है? थैंक यू सो मच सर। जो है आज मॉड्यूल बी में भी क्वेश्चंस आपके लिए नॉर्मल नहीं है, ये भी जो है आने हैं सर। क्वेश्चन पूछे जाएंगे, परेशान ना हो। जैसे हर एक आईआईबी के प्रकांड विद्वान जैसे सोचते हैं सर, उसी उसी लहजे में जो है। बहुत बढ़िया, ठीक है। सॉल्व करना चाहिए सर, न्यूमेरिकल जरूर सॉल्व करें सर। यहाँ पर पेन और जो है मतलब जो है उठानी चाहिए सर। कंफ्यूजन होगी यहाँ पर तो सॉल्व हो जाएगी, एग्जाम में कंफ्यूजन हुई तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, तो ये है कि भाई हाउ टू यूटिलाइज ह्यूमन रिसोर्सेस। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का मेन फोकस होता है कि ह्यूमन रिसोर्सेस को कैसे यूटिलाइज किया जाए। एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम सेल्फ मोटिवेटेड एंड रिजल्ट ओरिएंटेड। एक पेपर में छपा है, मानकर चलिए एक पेपर में, न्यूज पेपर में छपा है, ये चीज प्रिंटेड है कि एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम सेल्फ मोटिवेटेड एंड रिजल्ट ओरिएंटेड इंडिविजुअल विद साउंड नॉलेज ऑफ कंबाइंड साइकिल गैस टरबाइन पावर प्लांट ऑपरेशन एंड practical experience of mechanical electrical maintenance of plant, should have working experience in integrated management system environment and have an understanding of the कमर्शियल एस्पेक्ट ऑफ आईपीपी, इंटीग्रेटेड प्रोडक्शन प्लांट। कुछ याद नहीं रखना है, बस समझिए केवल, है ना, कुछ याद मत रखिए। मस्ट पोजेस मैनेजरियल स्किल टू लीड एंड डिलीवर। ठीक है, इतनी बात एक जो है पेपर में छापी गई है जब जॉब के बारे में वैकेंसी निकाली गई। दिस सेक्शन ऑफ जॉब एडवर्टाइजमेंट रिप्रेजेंट्स व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग गिवन टर्म्स। ये जो बातें कही गई हैं, जो बातें लिखी गई हैं, ये किस बारे में है? जॉब एनालिसिस है, जॉब डिस्क्रिप्शन है, जॉब स्पेसिफिकेशन है, जॉब इवेल्युएशन है। इतनी सारी कहानी लिखी है, अगर आपको थियरी याद हो, मैंने क्वेश्चंस करवाए हुए हैं। कंफ्यूजन बन रही होगी, पता है कहाँ? सी और बी में, पक्का बी और सी में ही कंफ्यूजन होगी, और कहीं नहीं होगी ना। थोड़ा सा ध्यान करिए कि जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब स्पेसिफिकेशन में क्या फर्क होता है, अदरवाइज गलत कर बैठेंगे। कर ही रहे हैं मौके पर। देखिए, जॉब डिस्क्रिप्शन में यह बताया जाता है कि इस जॉब में आपको करना क्या क्या है। आपको रेंच पाना ले करके आपको जनरेटर चलाना है, आपको सफाई करनी है, लाइक दैट। जॉब स्पेसिफिकेशन बताता है कि भैया मेड बनने के लिए कम से कम हाई स्कूल पास रहना चाहिए, रोटी बनाने का अनुभव होनी चाहिए, गोल गोल रोटी फूलनी चाहिए, सब्जी बढ़िया वाली आनी चाहिए, लाइक दैट। दे आर टॉकिंग अबाउट जॉब स्पेसिफिकेशन, है ना। ये जितनी भी बातें की गई जॉब स्पेसिफिकेशन है फ्रेंड। देखिए वो कह रहा है कि इसको नॉलेज होनी चाहिए किस चीज की, कंबाइंड साइकिल गैस टरबाइन पावर प्लांट ऑपरेशंस की। उसके बाद उसको जो है एक्सपीरियंस होना चाहिए फलानी ढेकानी चीजों का। ठीक है, सो डिस्क्रिप्शन नहीं है सर, ये क्वालिटी क्वालिफिकेशन की बात हो रही है। दिस इज जॉब स्पेसिफिकेशन। ओके, सी। बहुत सारे लोगों ने बी आंसर किया है, ध्यान दे दीजिए, एग्जाम में गलत हो जाएगा। वैसे चलो ये तो इतनी कहानी अगर ऐसे ही पूछ ले तो ध्यान रखिए, जॉब डिस्क्रिप्शन में जॉब में क्या क्या काम करना है वो लिखा रहेगा। जैसे कोई पर्सनल सेक्रेटरी है तो उसको क्या करना होगा, मेरे सारे अपॉइंटमेंट देखने होंगे, जो भी मीटिंग्स हैं उनको शेड्यूल करना होगा, क्लाइंट से डील करना होगा, ये सारे काम जॉब डिस्क्रिप्शन में होंगे। जॉब स्पेसिफिकेशन में क्या होगा, उसको शॉर्ट हैंड आनी चाहिए, उसको ग्रेजुएशन होना चाहिए, उसकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, ये सारी चीजें। ओके,
ठीक है, जॉब स्पेसिफिकेशन डिफाइंस नॉलेज, स्किल एंड एबिलिटी रिक्वायर्ड टू परफॉर्म अ जॉब। इसमें जॉब स्पेसिफिकेशन कवर एस्पेक्ट लाइक एजुकेशन में क्या होना चाहिए, वर्क एक्सपीरियंस में क्या होना चाहिए, मैनेजरियल एक्सपीरियंस में क्या होना चाहिए, ये सारी चीजें। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या प्रॉब्लम है भाई, बताओ मुझे। ठीक है, इसमें क्या प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 11 में? ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर का मेन फोकस क्या होता है, कैसे जो है ह्यूमन रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन किया जाए, ह्यूमन रिसोर्सेज का कैसे प्रॉपर यूटिलाइजेशन किया जाए। क्वेश्चन नंबर 13, डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या होता है? हमारी कंट्री के पास में डेमोग्राफिक डिविडेंड है, इसका क्या मतलब है? अब ये मे भी क्वेश्चन जो है आउट ऑफ सिलेबस हो। वेरी गुड। हम ये भी कह सकते हैं कि जॉब डिस्क्रिप्शन आफ्टर ज्वाइनिंग होता है और जॉब स्पेसिफिकेशन बिफोर ज्वाइनिंग होता है, थोड़ा ऐसे भी ध्यान रखें तो भी अच्छा रहेगा। हाँ सर विवेक जी, बिल्कुल मॉड्यूल ए के क्वेश्चंस पीडीएफ सब कुछ अपलोड करवा दिया है सर। सर डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या होता है? ठीक है, ध्यान रखिए कि क्वेश्चन 2 से 3 बार आ चुका है और आउट ऑफ सिलेबस है, लेकिन फिर भी पूछते हैं ये। ठीक है, एक ये क्वेश्चन हो गया, एक बैलेंस ऑफ पेमेंट है बीओपी, उसमें बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है फ्रेंड्स, किसमें? बीएफएम में आएगा बैलेंस ऑफ पेमेंट। ये भी बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता, लेकिन सिलेबस के बाहर का पूछ लेते हैं। तो सर देखिए, डेमोग्राफिक डिविडेंड का क्या मतलब है? ये बोला जाता है कि हमारे देश की जो पॉपुलेशन है, इसमें नौकरी करने वाली, काम करने वाली पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है अभी मौके पर। जापान बूढ़ा हो रहा है, वहां बूढ़े ज्यादा हैं, सेवा पानी ज्यादा करनी। हमारे यहाँ कमाने वाली जनरेशन बहुत ज्यादा है, मतलब अभी मौके पर जो इंडिया में ज्यादातर लोग हैं वो 25 साल से लेकर के 35 साल के ब्लॉक में ज्यादा लोग हैं। ठीक है, तो अगर ज्यादा लोग हैं तो ये है रेफर्स टू हायर प्रोपोर्शन ऑफ पीपल इन इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव एज ग्रुप, ये होगा सर। ये ये भी है, लेकिन ये रिप्रोडक्टिव, मतलब ये बच्चा पैदा करने वाली बात कर रहे हैं, तो उसकी बात नहीं है। अगर डेमोग्राफिक डिविडेंड की हम बात करें तो इसका मतलब ये होता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग पैसे कमाने वाली एज के हैं, ये है इसका मतलब फ्रेंड्स। ओके, तो डेमोग्राफिक डिविडेंड रेफर करता है कि ज्यादा से ज्यादा हमारे देश की जो पॉपुलेशन है वो कमाने वाली ज्यादा है। कमाने का मतलब जो एज ग्रुप है जिसमें पैसे कमाए जाते हैं, युवा पीढ़ी जो नहीं बोलते भारत युवाओं का देश है, लाइक दैट। ओके, सो बी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा 2 से 3 बार ये क्वेश्चन आ चुका है। द अप्रेजल इंटरव्यू इन द कंटेक्स्ट ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल शुड नॉट, अप्रेजल इंटरव्यू हो रहा है परफॉर्मेंस अप्रेजल के दौरान, तो उसमें क्या नहीं किया जाना चाहिए? क्या नहीं किया जाना चाहिए? अलाउ द अप्रेजी टू डू द मैक्सिमम टॉकिंग, encourage him to describe his her success and failure, praise him for his her sorry her achievement, encourage appraiser to adopt judgmental role। तो अप्रेजल इंटरव्यू चल रहा है तो क्या चीज नहीं की जानी चाहिए? ज्यादातर बातें अप्रेजी को करनी चाहिए, यानी जिसका जजमेंट आप करने वाले हैं उसको बोलने का मौका दिया जाए। जिसको आप जज कर रहे हैं उसको इनकरेज किया जाना चाहिए कि वो बताए कि उसने आखिर इस साल में क्या जो है अचीव किया और क्या नुकसान किया, क्या फेलियर रहे उसके, उसकी प्रशंसा की जानी चाहिए। जिसको आप जज कर रहे हैं, जो भी उसने अच्छा किया है, अचीव किया है। और अप्रेजर, अब जो जज बना बैठा है उसको इनकरेज किया जाना चाहिए कि वो जो है जजमेंटल रोल अदा करे, जजमेंट जज करे हर चीज को। तो क्या नहीं किया जाना चाहिए? यस, तो जो है जजमेंटल रोल के लिए नहीं जो है इनकरेज किया जाना चाहिए, बाकी सारी चीजें की जानी चाहिए। ये लिस्ट है पूरी, ये है कि क्या क्या किया जाना चाहिए इंटरव्यू के दौरान। इंप्लॉय जिसका आप वो कर रहे हैं इंटरव्यू, उसको मैक्सिमम टॉकिंग करनी चाहिए, उसको अपनी सक्सेस फेलियर के बारे में बताना जाए। क्रिएट एन एनवायरमेंट जहां पर वो अपनी बातों को खुल करके रख सके, है ना। आस्क राइट एंड रिलेवेंट क्वेश्चन किए जाने चाहिए, उसको प्रशंसा की जानी चाहिए। व्हाट काइंड ऑफ हेल्प ही एक्सपेक्ट फ्रॉम यू, ये सारी चीजें की जानी चाहिए। ओके, एम्प्लॉय फीडबैक इज एन इसेंशियल टूल फॉर मैनेजमेंट इन डॉट डॉट। एम्प्लॉय फीडबैक जो है एक इसेंशियल टूल है। एम्प्लॉय का जो फीडबैक है वो एक इसेंशियल टूल है।
एम्प्लॉय फीडबैक जो है इसेंशियल टूल है मैनेजमेंट के लिए। किस चीज के लिए? अंडरस्टैंडिंग व्हाट एम्प्लॉयज फील अबाउट द वे बिजनेस इज बीइंग मैनेज। तो लोगों को क्या लगता है कि कैसे जो है बिजनेस को, एम्प्लॉय क्या सोचता है कि बिजनेस को कैसे मैनेज किया जा रहा है, उसके बारे में एक जानकारी मिलती है मैनेजमेंट को। बी। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है? सर सी में स्टार्टिंग क्लाइमेट सर्वे लिखा हुआ है। क्लाइमेट सर्वे तो एक मतलब जो है फीडबैक का एक तरीका है कि रोल इंटीग्रेट्स एन इंडिविजुअल व्हाट एन विथ एन ऑर्गेनाइजेशन। जो रोल होता है वो इंडिविजुअल को ऑर्गेनाइजेशन के साथ इंटीग्रेट करता है। ईच इंडिविजुअल ऑक्युपाई करता है और प्ले करता है सेवरल रोल्स। रोल एम्बिग्यूटी इज काज ड्यू टू पर्सनल इनएडिक्वेसी। इंट्रा रोल कॉन्फ्लिक्ट लीड करते हैं रोल आइसोलेशन को। रोल एम्बिग्यूटी इज कॉज ड्यू टू पर्सनल इनएडिक्वेसी नहीं होता, किसी व्यक्ति के अंदर कमी है इसकी वजह से रोल एम्बिग्यूटी नहीं होती है। रोल एम्बिग्यूटी फ्रेंड्स एक्चुअली होती है इस वजह से, देखिए रोल एम्बिग्यूटी में बी इन रिलेशन टू द एक्टिविटीज रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रायोरिटी या जनरल एक्सपेक्टेशन। जनरली रोल एम्बिग्यूटी इज एक्सपीरियंस्ड बाय द पर्सन ऑक्युपाइंग रोल रोल्स दैट आर न्यूली क्रिएटेड आर रोल्स दैट आर अंडरगोइंग चेंजेस। तो रोल एम्बिग्यूटी जो है कब होती है? जब एक व्यक्ति है जो ऐसा रोल लेके रखा हुआ है जो कि नया नया क्रिएट किया गया, नया रोल आया हुआ है, या कोई रोल है जिसमें चेंजेस हो रहे हैं। पहले से रोल डिसाइडेड था लेकिन उसमें चेंजेस हो रहे हैं, तो उस केस में रोल एम्बिग्यूटी हो जाती है। इसमें व्यक्ति की जिम्मेदारी नहीं होती है कि व्यक्ति को इनएडिक्वेट है, वो व्यक्ति को नॉलेज नहीं, इस वजह से रोल एम्बिग्यूटी, दिस इज नॉट ट्रू। बाकी सारी चीजें सही हैं। प्रशांत सर क्या इश्यू है ऐप में? Which one of the following is the technological process of examining large and varied data set to uncover hidden patterns and unknown correlation to make more informed decisions? तो इनमें से पूछ रहा है इनमें से कौन सी टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें हम एग्जामिन करते हैं लार्ज और वेरिड डेटा सेट को, ताकि हम ढूंढ सके हिडन पैटर्न्स और अननोन कोरिलेशन, ताकि बिजनेस जो है और अच्छा इन्फॉर्म डिसीजन ले सके। तो ये बिजनेस एनालिटिक इंटेलिजेंस है, बिजनेस एनालिटिक्स है, एआई है, या बिग डेटा एनालिटिक्स है। तो ठीक है प्रशांत सर, आप ये कह रहे हैं मतलब अगर एक क्वेश्चन का आंसर दे दिया तो दूसरा क्वेश्चन का आंसर भेजने में दिक्कत होती है, राइट? मैं दिखवा लेता हूं सर। तो फ्रेंड्स ये बिग डेटा एनालिटिक्स है। क्या है? बिग डेटा एनालिटिक्स।
द परफॉर्मेंस ऑफ एन एवरेज परफॉर्मर्स कैन बी इंप्रूव्ड बाई, जो एवरेज परफॉर्मेंस, ओके सेम आंसर हो तो नहीं लेते हैं। ओके झलक, यस आई कैन सी योर मैसेजेज। विनीत सिंह, लार्ज और वेरी डेटा रिलेट, नहीं नहीं थोड़ा सा पढ़िएगा सर जो है। रंजीत सर ये एक्चुअली आईआईबीएफ द्वारा बनाए गए क्वेश्चन हैं, मेरे द्वारा बनाए नहीं गए हैं, ये आईआईबीएफ के क्वेश्चन हैं, ठीक है, एग्जैक्टली उनके पूछे हुए हैं। मैं तो हो सकता है थोड़ा ढील भी छोड़ दूं, वो नहीं छोड़ते सर ना, वो क्वेश्चन ऐसा डिजाइन करते हैं। अब ये जो इससे पहले वाला क्वेश्चन आपने देखा ना सर, ये 4 क्वेश्चन है अपने आप में, एक ये वाला सर, ये एक क्वेश्चन नहीं है, इसको चार चीजें आप पढ़ेंगे तब जाकर के एक आंसर कर पाएंगे। आंसर ढूंढने में हालत खराब हो जाती है, क्योंकि इन्होंने एक जगह से नहीं पूछा सर, उन्होंने रोल आइसोलेशन भी ले लिया, रोल एम्बिग्युइटी भी ले लिया, ये एक लाइन है बीच में कि रोल जो है हर इंडिविजुअल का, ठीक है, तो मतलब इसलिए आपको कंफ्यूजन बन रही है। जैसे अब ये है सर, अभी आप आईआईबीएफ की बुक उठाएं और ये चीज, ये लाइन सर्च करें, बिग डेटा एनालिटिक्स खोलिए, यू विल बी एबल टू सी कि सर, है ना, ये क्वेश्चन यही देखिए, ये जो है ये मतलब बुक से ही उठाया गया है सर, तो इसीलिए जो है आपको कंफ्यूजन ज्यादा बन रही है सर, है ना। हाँ ये है कि एवरेज परफॉर्मर की परफॉर्मेंस इंप्रूव करने के लिए हम उसको जॉब में रोटेशन दे सकते हैं किसी और जगह, है ना, कोई और काम करवा लें, जॉब में रोटेशन, कोई और काम, उसको कोई बढ़िया जगह पर लोकेशन पर सेंड कर दें कि उसका मन लगे, या उसको स्किल अपग्रेड के लिए ट्रेनिंग वगैरह दिलवा दें। तो इन सबसे पनिशमेंट छोड़ करके बाकी तीनों चीजों से आप परफॉर्मेंस इंप्रूव कर सकते हैं। हाउ टू एक्सेस जो है मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं, जैसे आपके पास और है उसी तरीके, मतलब जैसे आपके पास और कोर्सेस हैं उसी तरीके से हैं। अगर आपको झलक में मान लीजिए प्रॉब्लम हो रही है, तो ये हमारा नंबर है 9494787882, इस पे कॉल करिएगा। 925 आप कर लीजिए, 926 कर लीजिए कल दिन में, या फिर एक मिस कॉल कर दीजिए, कल आपको टीम कॉल कर लेगी, ठीक है। ब्लाइंड एरिया, जौहरी विंडो में ब्लाइंड एरिया क्या रिप्रेजेंट करता है? जौहरी विंडो हो गई, ठीक है, एक जौहरी विंडो हो गई, एक मैस्लो की हायरार्की ऑफ नीड हो गई, दोनों इंपॉर्टेंट हैं, कुछ ना कुछ जरूर आएगा। तो जौहरी विंडो में 4 होते हैं, है ना। यस, तो बोलते हैं ना, जैसे मैंने कहा है कि ब्लाइंड का मतलब अंधे हो, क्या मतलब दुनिया को दिख रहा है तुमको नहीं दिख रहा है, इसका मतलब तुम अंधे हो, है ना। तो नोन टू अदर्स बट नॉट नोन टू सेल्फ, ये होता है ब्लाइंड, ब्लाइंड एरिया, ठीक है। जौहरी विंडो में ब्लाइंड एरिया, सर ये मौके पर लास्ट मिनट प्रिपरेशन ही मैं आपकी करवा रहा हूं, ओके। जौहरी विंडो है ओपन एरिया, ब्लाइंड स्पॉट, हिडन एरिया, अननोन, 4 होते हैं। खुद को पता है, दुनिया को पता है ओपन, खुद को नहीं पता है, पूरी दुनिया को पता है ब्लाइंड, खुद को तो पता है लेकिन दूसरों को नहीं पता है, तो आपने चीजें छिपा के रखी हुई, आपका सीक्रेट, और ना खुद को पता है ना दुनिया को पता है, तो अननोन हो जाता है। असेसमेंट सेंटर्स आर रिलेटेड टू व्हिच एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। अब ये देखिए जो है मतलब बहुत ही सरल क्वेश्चन है अगर देखा जाए तो। ये असेसमेंट सेंटर जो होते हैं वो किस चीज से रिलेटेड हैं? परफॉर्मेंस अप्रेजल से, रिक्रूटमेंट से, एम्प्लॉय के बेनिफिट से, ट्रेनिंग और डेवलपमेंट से। विवेक सर 25 क्वेश्चन या 27 क्वेश्चन है, अभी 20 पे हम चल रहे हैं, तो उसी हिसाब से आप गणित लगा लीजिए। अगली क्लास 9 बजे से है। तो अभी देखिए असेसमेंट सेंटर के बारे में हमने डिस्कस किया था ऊपर में, राइट। तो ये सर परफॉर्मेंस अप्रेजल के काम आता है ना। मॉडर्न अप्रोचेज जो थी उसमें असेसमेंट सेंटर था। मॉडर्न अप्रोचेज किसकी? परफॉर्मेंस अप्रेजल की मॉडर्न अप्रोचेज थी सर, ये परफॉर्मेंस अप्रेजल से रिलेटेड है। अब सर देखिए अगर आपने पढ़ा है, ठीक है, अगर आपने पढ़ा है इन चीजों को और फिर भी अगर आपसे यहां पर गलती हो रही है, तो
आप ये बात समझिए कि सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है जो मैं बहुत फोकस करने के कहता हूं, हियर इज योर लैकिंग, यहां पर गड़बड़ हो रही है। जैसे आपने ये पढ़ा है, से ये क्वेश्चन है एरिक्सन के हिसाब से, ये डिफरेंट डिफरेंट जो है स्टेजेज होती हैं इंडिविजुअल के डेवलपमेंट की, और आंसर कर रहे हैं, पता चलता है कि आंसर जो है ए है, आपने बी करा हुआ है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपको कंफ्यूजन है, और ये आपकी फेलियर का सबसे बड़ी वजह बनेगी। कल बीएफएम की क्लास हुई थी, आज भी क्लास होगी। तो इन दिस स्टेज इंडिविजुअल डेवलपमेंट इज टू अचीव एन ईगो आइडेंटिटी, इस स्टेज पर बंदा जो है ईगो आइडेंटिटी ढूंढने का प्रयास करने लगता है, डेवलप करने का, तो वो पहुंच चुका होता है एडोलसेंस में। कहां पहुंच चुका होता है फ्रेंड? एडोलसेंस में। अब सर देखिए पूरा पढ़ाया हुआ है मैंने इस चीज को, अकॉर्डिंग टू एरिक्सन फर्स्ट स्टेज ऑफ एडल्टरी एडोलसेंस, इस स्टेज में ईगो आइडेंटिटी आप डेवलप करना शुरू कर देते हैं। ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से एग्जैक्टली ऐसा ही क्वेश्चन मैंने पढ़ा ही रखा है ना। अकॉर्डिंग टू अचीवमेंट मोटिवेशन थियरी डेवलप्ड बाय डेविड सी मैकलैंड, देयर आर 3 नीड्स। तो अचीवमेंट मोटिवेशन थियरी के हिसाब से 3 नीड्स होती हैं, तो 3 नीड में कौन सी नहीं आती है? यहां पर 4 लिखी हुई हैं। हाँ, ये क्लास रिकॉर्डिंग आपको कल मिल जाएगी सर, कल 10 बजे के आसपास तक आपको रिकॉर्डिंग पीडीएफ सब मिल जाएगा। तो नीड फॉर अचीवमेंट, नीड फॉर एफिलिएशन और नीड फॉर पावर, ये 3 चीजें होती हैं, ये नहीं होता है। अचीवमेंट कुछ अचीव करना चाहते हैं, एफिलिएशन लोगों से जुड़ना चाहते हैं, लोग आपको पहचाने, एफिलिएट है ना, और पावर की जरूरत होती है। सो नीड फॉर रिकॉग्निशन नहीं होता है। बाकी अचीवमेंट मोटिवेशन थ्योरी के हिसाब से 3 नीड आपकी, नीड फॉर अचीवमेंट, नीड फॉर एफिलिएशन एंड नीड फॉर पावर होती है। मैच करना है सर आपको, यू हैव टू मैच इट। जॉब इनलार्जमेंट, जॉब इनरिचमेंट, जॉब रोटेशन। इसी तरीके से रोल वाले भी पूछते हैं ना, रोल में रोल एम्बिग्युइटी, रोल आइसोलेशन। ठीक है सर, श्रीकांत जी कोशिश रहेगी पीडीएफ अभी थोड़ी देर में आपको मिल जाए। ओके, देखिए, इट रेफर्स टू असाइनिंग मोर एंड मोर जॉब्स ऑफ सेम लेवल टू डाइवर्सिफाई द स्किल ऑफ पर्सन। मोर और मोर जॉब जो है असाइन करना होता है यहाँ पर सेम लेवल पर। तो ये क्या चीज है फ्रेंड? एक तरीके से जॉब को इनलार्ज किया जा रहा है, जॉब को इनलार्ज किया जा रहा है, ठीक है। इट मीन्स शिफ्टिंग वन एम्प्लॉय फ्रॉम वन जॉब टू अनदर, एक जॉब से दूसरी जॉब पे शिफ्ट करना जॉब रोटेशन कहलाता है। इट इन्वॉल्व्स रीडिजाइनिंग जॉब्स सो दैट दे आर मोर चैलेंजिंग टू द एम्प्लॉय एंड हैव लेस रिपीटेटिव वर्क। काम रिपीटेशन कम हो गया, चैलेंजिंग हो गया, इसलिए उसको इनरिचमेंट हो गई, मजा आने लगा टाइप का। तो दिस इज जॉब इनरिचमेंट। ओके, जॉब इनरिचमेंट, ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन सर इनकाउंटर होंगे आपको एग्जाम में। फुल फॉर्म ऑफ बटना। सर मिल तो गया होगा आपको, पीडीएफ अवेलेबल होगी सर कल वाली क्लास की, आज वाली कल मिल जाएगी, पीडीएफ तो वैसे आज ही कर देंगे कोशिश करके। बेस्ट अल्टरनेटिव टू अ निगोशिएटेड एग्रीमेंट, बटना। ठीक है, बटना हो गया।
व्हाट आर द 3 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ ब्रूम्स एक्सपेक्टेंसी मॉडल? ब्रूम्स के एक्सपेक्टेंसी मॉडल में 3 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स की बात की जाती है। ओके कोई नहीं सर, मैं पूरी कोशिश रखूंगा कि ये शेयर हो जाए सर। श्रीकांत जी, नॉट टू वरी। सर ये होता है एक्सपेक्टेंसी, इंस्ट्रूमेंटलिटी एंड बैलेंस। 3 चीजें होती हैं, एक्सपेक्टेंसी, इंस्ट्रूमेंटलिटी एंड बैलेंस। सो बी इज द आंसर ब्रूम्स एक्सपेक्टेंसी मॉडल में। ठीक है, तो बस फ्रेंड्स यहीं पर अपने 25 क्वेश्चन हैं, टोटल 25 क्वेश्चन हैं, 25 खत्म हो गए। बटना का फुल फॉर्म मैंने अभी आपको बताया था, बेस्ट अल्टरनेटिव टू अ निगोशिएटेड एग्रीमेंट होता है। बेस्ट अल्टरनेटिव ये है सर क्वेश्चन नंबर 24, सी आंसर हो जाएगा, बेस्ट अल्टरनेटिव टू अ निगोशिएटेड एग्रीमेंट। ठीक है मैम, तो अब आप देख लीजिए कि 25 में से आपके स्कोर क्या रहे हैं, हाउ यू डिड इट। अगर आप चाहें तो क्लास ड्रॉप कर सकते हैं, वी आर डन फॉर द डे। कल मिलेंगे मॉड्यूल सी के साथ में, टॉप क्वालिटी के अच्छे क्वेश्चंस के साथ मॉड्यूल सी में मिलेंगे कल आपको। कोई बात नहीं, जिनको शुरू के 5-6 क्वेश्चन देखने थोड़ा सा रुकिएगा, बाकी लोग क्लास ड्रॉप कर दीजिए। हम एक बार क्वेश्चन नंबर 1 से 6 तक देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मैं एक बार और क्वेश्चंस देख लूं। ठीक है सर, 16-17 बहुत अच्छे हैं सर। 25 में से 16-17 अगर इतने आ रहे हैं तो आप परसेंटेज समझ रहे हैं कितना हो गया। पता नहीं, मेरे ख्याल 70% के आसपास आपको आ रहा है ना। नमस्ते सर आपको भी। नहीं नहीं, सारे मॉक टेस्ट करने से सर सिलेक्शन नहीं हो जाएगा सर। कंफ्यूजन पर ही काम करिएगा जो है सर, मतलब यही मैं कह रहा हूं सर कि मतलब एग्जाम में जो आपका लुटिया डुबोएगा सर ना, वो कंफ्यूजन ही डुबोएगा। बाकी आप तैयार हैं, सहमत है ना। 64% है, थैंक यू। तो सर 64% अगर 64 नंबर आ जाए आपके 100 में तो मोर देन है ना, फिर सर लड्डू बांटिए मानकर चलिए, है ना। और ये सारे के सारे क्वेश्चंस आईआईबीएफ के द्वारा पूछे गए हैं। ईश्वर की कृपा है कि ऑप्शंस भी हमारे पास हैं, क्योंकि आप में से कुछ जो है हमारे मित्र जो है जो एग्जाम देते हैं, वो हमारे लिए इतनी मेहनत करते हैं कि क्वेश्चंस लेकर आते हैं ऑप्शन सहित, है ना। उसी का असर है कि मतलब मैं आपके साथ में एग्जैक्टली वही शेयर करता हूँ। अब सोचिए आप इतना सारा लिख करके कोई लाया हो, आप अंदाजा लगाइए इस बात को कि कितनी मेहनत की होगी जो भी हमारे पहले के साथ ही रहे हैं, है ना। थैंक्स टू देम, है ना, उन्हीं को थैंक यू बोलेंगे। और अगर आप लोग शेयर करेंगे तो आगे वाले लोगों को, आप लोगों के लिए थैंक यू रहेगा अभी से ही। ठीक है, सो हियर इट इज। ठीक है, मैं एक बार जो है क्वेश्चन नंबर 1 से 6 फटाफट करवा देता हूं आपको। देखिए ये सब ब्ला ब्ला है, मैं इसको पढ़ नहीं रहा हूं, एक केस स्टडी दी हुई, क्योंकि इसका पढ़ने का कोई लॉजिक नहीं है, सीधे सीधे क्वेश्चन है। क्वेश्चन अगर आप ना भी पढ़ो केस स्टडी तो भी आंसर किया जा सकता है, ये सेपरेट क्वेश्चन भी है। ठीक है, एचआर डिपार्टमेंट जो है यूज कर सकता है मैकग्रेगर्स परफॉर्मेंस अप्रेजल प्लान। ठीक है, मैकग्रेगर्स परफॉर्मेंस अप्रेजल प्लान अगर यूज किया जाता है तो उससे 3 जरूरतें पूरी होती हैं, जजमेंटल नीड, डेवलपमेंटल नीड और काउंसलिंग बाय सुपीरियर। ये 3 नीड्स पूरी हो जाती हैं अगर मैकग्रेगर की अप्रेजल मॉडल को यूज किया जाता है। तो ये 3 नीड को, जजमेंटल, डेवलपमेंटल, काउंसलिंग बाय सीनियर, ये 3 चीजों को पूरा करता है। फिर है कि इनमें से कौन सा मेथड जो है करंट मेथड या मॉडर्न मेथड जो है परफॉर्मेंस अप्रेजल का नहीं है। तो मॉडर्न मेथड परफॉर्मेंस अप्रेजल के ये 3 है, असेसमेंट सेंटर, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, ह्यूमन एसेट अकाउंटिंग मेथड, फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन मेथड नहीं होता। ये कौन सा मेथड है सर, ये ट्रेडिशनल मेथड में आता है, बाकी ये सारे मॉडर्न मेथड में आते हैं। फिर मैंने आपको दिखाया कि मॉडर्न मेथड में 6 हैं, असेसमेंट सेंटर वर्कशॉप, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, ह्यूमन एसेट अकाउंटिंग मेथड, बिहेवियरली एंकर्ड रेटिंग स्किल्स, इसका फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं, BARS, इसका फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं, बिहेवियरली एंकर्ड रेटिंग स्किल,
360 डिग्री अप्रेजल बहुत ज्यादा पूछा जाता है, भले मैंने इसमें क्वेश्चन नहीं रखा है पर आप ये पढ़ करके बैठिएगा सर, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। 360 डिग्री अप्रेजल उसे कहते हैं जहां पर 6 लोगों द्वारा अप्रेजल किया जाता है। मैंने बताया था कि 6 लोग कौन से, सीनियर, जूनियर, सबऑर्डिनेट, कस्टमर, वेंडर सब कर लेते हैं, ठीक है। तो बहुत ज्यादा ये भी पूछा जाता है। ओके, ध्यान रखिए ये सारे मेथड क्या हैं, परफॉर्मेंस अप्रेजल के मेथड हैं। परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या होता है, आपने पूरे साल काम किया, कैसा काम किया, कितनी परफॉर्मेंस रही, पैफ होता है पीएनबी में अगर देखा जाए तो पैफ का जो कॉन्सेप्ट है उसी की बात हो रही है। आपको पैफ देने के लिए इतने मेथड यूज किए जा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में एचआर के पास ऑप्शन होता है कि वो असेसमेंट सेंटर को यूज कर सकता है, असेसमेंट सेंटर अप्रोच को यूज कर सकता है। तो पूछ रहे हैं असेसमेंट सेंटर का पर्पज क्या है, क्या अचीव करना चाहता है। तो परफॉर्मेंस असेसमेंट सेंटर अचीव करना चाहता है, मेजर करना चाहता है पोटेंशियल कैंडिडेट की वो हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए तैयार है या नहीं, ट्रेनिंग और डेवलपमेंट नीड को पूरा करने का असेसमेंट, कैंपस से कैंडिडेट के सिलेक्शन में भी असेसमेंट सेंटर मदद करता है, बायसनेस जो है मिनिमाइज करने में असेसमेंट में मदद नहीं करता है। सो डी, सो डी हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। उसके बाद में है कि भाई जो परफॉर्मेंस अप्रेजल के जो मेथड हैं उनमें से कौन सा मेथड बेहतर है, इसको मूल्यांकन करने के कई सारे स्टेप्स होते हैं। तो कौन सा स्टेप उसमें से नहीं आता है, तो परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड सेट किया जाता है, हाँ। उस परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड को कम्युनिकेट किया जाता है, यस। स्टैंडर्ड इजीली अचीवेबल हो ये नहीं किया जाता है, कंपेयर किया जाता है, जो भी बेंचमार्क आपने सेट किया जो रिजल्ट है उसको कंपेयर किया जाता है, ये बातें सही हैं। तो हमारा ये नहीं सोचता कि जो स्टैंडर्ड है वो इजीली अचीवेबल हो, ये चीज नहीं होती है, ठीक है। फिर है कि हेड ऑफ एचआर इंश्योर करता है कि जो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव है अप्रेजल सिस्टम का वो नहीं इंक्लूड करता है, डू नॉट, यानी कि परफॉर्मेंस अप्रेजल का ऑब्जेक्टिव क्या नहीं होता है। तो उसका ऑब्जेक्टिव ये नहीं होता कि आइडेंटिफाई करे ऐसे इंप्लॉय को जिनको नौकरी से निकालना है, ये उसका ऑब्जेक्टिव नहीं होता। उसका ऑब्जेक्टिव होता है, परफॉर्मेंस अप्रेजल का ऑब्जेक्टिव होता है जो टैलेंट है उसकी इन्वेंट्री बनाना कि हमारे पास कितने टैलेंटेड लोग हैं, आइडेंटिफाई करना और मीट करना ट्रेनिंग की कितनी लोगों को जरूरत है उसको पूरा करवाना, डेटा फॉर प्रमोशन और रोल इनरिचमेंट के लिए, है ना, डेटा प्रोवाइड करना कि लोगों का प्रमोशन और जो रोल इनरिचमेंट किया जा सके इसके लिए डेटा देना, ये काम होता है। लेकिन ऐसे इंप्लॉय को आइडेंटिफाई करना जिनको नौकरी से निकालना है, ये जो है अप्रेजल का सिस्टम का ऑब्जेक्टिव नहीं होता है, ठीक है। तो सर हो गए 5, छठवां भी बता देता हूं, हो सकता है आप में से किसी का छूटा हो। तो इनमें से कौन से एट्रीब्यूट हैं एचआर प्रोफेशनल के जिनको मैनेजरियल में प्री कैन राव के हिसाब से मैनेजरियल में गिना जाता है। तो सर ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी को प्री कैन राव के हिसाब से मैनेजरियल एबिलिटी में गिना जाता है, इस एट्रीब्यूट को, ठीक है। तो प्री कैन राव ने दिया हुआ है भाई टेक्निकल होते हैं जो टेक्निकल एबिलिटी, मैनेजरियल में ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी, सिस्टम डेवलपमेंट स्किल आता है, पर्सनालिटी में भी बहुत सारे आते हैं, 3 तरीके के इन्होंने बांटे थे, उनमें से उसने मैनेजरियल पूछा आपसे, तो ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी मैनेजरियल में आता है, ठीक है। फिर आ जाता है क्वेश्चन नंबर 7। तो टास्क एनालिसिस के दौरान, है ना, ट्रेनिंग करवाने से पहले आपको कौन से एस्पेक्ट को कंसीडर करना होता है। तो टास्क एनालिसिस के दौरान आपको ट्रेनिंग देने से पहले ये पता करना होता है कौन कौन से एरियाज हैं जहां पर ट्रेनिंग की जरूरत है, कहां पर ट्रेनिंग की जरूरत है, ठीक है। बस यहीं पर मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 7 किसी ने पूछा था। सो बस इतने ही क्वेश्चन आप लोगों ने पूछे थे मेरे ख्याल से। इसके अलावा मैं अब क्लास ओवर कर सकता हूं, ठीक है फ्रेंड्स। टेम्पोरली हेल्थी अनफिट गुड हेल्थ केस स्टडी क्वेश्चन इज इनकम्प्लीट थिंग, सो श्रेया, ओके। कौन सा कौन से क्वेश्चन की बात कर रही हैं मैम। यस संजना मैम, यस। श्रेया मैम बताएं जो है क्या क्वेश्चन नंबर बताएं मुझे। बाय बाय सभी को, गुड नाइट। हाँ कल आ जाएगा रंजीत सर, कल सर्कुलर वाला मैं करके आपको दे दूंगा। कल मिलेंगे सर मॉड्यूल सी के साथ में। लगभग सर रमेश सर लगभग 25 नंबर 20 नंबर 25 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं। अब अगर एक में 20 करते हैं तो दूसरे में 40 कर देते हैं, मतलब कुछ ऐसा ही है ना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, ओके। क्या है 21 में भाई,
क्वेश्चन नंबर 21 में बता देता हूं। क्वेश्चन नंबर 21 है कि अकॉर्डिंग टू इरिक्सन कई सारी स्टेजेस होती हैं एडल्टहुड की, उसमें से इन दिस स्टेज इंडिविजुअल्स डेवलपमेंट इज टू अचीव एन ईगो आइडेंटिटी। इस स्टेज पे व्यक्ति ईगो आइडेंटिटी अचीव करने की कोशिश करता है। तो ये कौन सी स्टेज है? एडोलसेंस वाली स्टेज पे ऐसा होता है फ्रेंड्स। ओके, ईगो आइडेंटिटी। सर मॉड्यूल बी ज्यादा वेटेज रखता है, मॉड्यूल बी ज्यादा वेटेज रखता है। एचआरएम 50 नंबर चाहिए, अगर एक साथ पांचों पेपर दे रहे हैं तो 45 नंबर मिनिमम चाहिए, अदरवाइज 50। मॉड्यूल बी थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, जिसको आज हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से क्लास ड्रॉप कर देनी चाहिए। मैं अब मिलता हूं आपको बीएफएम की क्लास में। क्वेश्चन नंबर 19 में सर जो है ब्लाइंड एरिया किसे कहते हैं? तो ब्लाइंड का मतलब होता है व्यक्ति अंधा है, दिख नहीं पाता, देख नहीं पाता है। तो ऐसा होता है कि दूसरों को जानकारी है तुम्हारे कर्म कांड की, लेकिन तुमको खुद नहीं पता है कि तुम्हारे अंदर ये आदत है। दैट्स ब्लाइंड एरिया। उदाहरण के लिए कुछ लोग होते हैं बहुत ज्यादा स्पिट करते हैं, थूकते रहते हैं बीच बीच में, उनको नहीं पता चलता है कि वो थूक रहे हैं, पर दुनिया देख रही होती है कि वो थूक रहे होते हैं, स्पिटिंग कर रहे होते हैं। तो काइंड ऑफ ब्लाइंड एरिया है उनके लिए। दूसरों को पता है लेकिन उनको नहीं पता है। ठीक है, चलिए ठीक है सर, गुड नाइट सभी को मेरी तरफ से। कल हम मिलते हैं मॉड्यूल सी के साथ में। मैं कोशिश करूंगा उसमें रेशियो एनालिसिस के भी क्वेश्चंस इंक्लूड करने का। ओके, थैंक यू।